Hello everyone, welcome to Simple Funda. I am Apurv, and in today's lecture I am going to cover a topic related to MPPSC Prelims Unit 10. जैसा कि हमें पता है इस यूनिट में अराउंड 22 कमीशंस मेंशन्ड हैं। उनमें से ही दो कमीशंस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को आज हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं। ओके, तो जैसा कि हमें पता है दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। यहाँ पर लोग अपने वोट के अधिकार का यूज करके ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी मेजॉरिटी में आएगी और अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। सिमिलरली गवर्नमेंट भी ये जानती है कि अपने सिटीजन्स के लिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट ये ट्राई करती है कि उनकी जो भी फंक्शनिंग है वो और रिस्पॉन्सिबल बने और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बने। तो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इनरिच या इन्हेंस करने के लिए ईयर 2005 में इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया जिसको बोला जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो आरटीआई एक्ट 2005। ओके, आरटीआई एक्ट 2005। ओके, तो आरटीआई एक्ट 2005 एम्पावर करता है इंडियन सिटीजन को। ये इंडियन सिटीजन को ये पावर देता है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस जैसे कि डिपार्टमेंट्स हो गए, गवर्नमेंट के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, पीएसयूज हो गए, उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन अगर किसी भी इंडियन सिटीजन को चाहिए तो वो आरटीआई के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो सपोज किसी इंडिविजुअल को ये पता करना है कि उसके एरिया में जो एमपी हैं उनने एमपी लेड फंड को कैसे यूटिलाइज किया, तो वो एक आरटीआई फाइल करके ये पता कर सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए कोई एक यूपीएससी एस्पिरेंट है जिसको अपनी कॉपी रीओपन करवानी है जिससे वो देख सके कि उसको मार्क्स जो हैं वो अच्छे से उसका कॉपी चेक करके मिले हैं या नहीं। तो इस चीज़ की भी जो भी एप्लीकेशन है वो आरटीआई के अंदर अप्लाई करके अपनी कॉपी को री इवेल्युएशन के लिए या रीचेकिंग के लिए ओपन करवा सकता है। ओके, तो ये समझ में आया कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इंडिविजुअल को चाहिए तो वो आरटीआई के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। ओके, आरटीआई एक्ट जो है वो ये गारंटी भी देता है कि एप्लीकेंट को विद इन 30 डेज उसके आरटीआई का जवाब या फिर रिप्लाई मिलेगा। ओके, तो जो रिस्पांस मिलेगा आरटीआई एक्ट बोलता है कि रिस्पांस विद इन 30 डेज मिल जाना चाहिए। अब मान लीजिए 30 दिन तक इंडिविजुअल को रिस्पांस नहीं मिलता, तब वो क्या करेगा, वो एक अपील दायर करेगा रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट में कि मैंने आरटीआई फाइल करी हुई है और अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला है, 30 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। ओके, सिमिलरली अगर मान लीजिए 90 डेज का समय उसको अप्लाई किए हुए हो जाए और उसको जवाब या रेजोल्यूशन ना मिले, तब वो क्या करेगा। ओके, तो इस चीज़ का आरटीआई एक्ट में अलग से प्रावधान है। ओके, अलग से इस चीज़ को मेंशन किया गया है। आरटीआई के सेक्शन नंबर 12 में मेंशन है एक कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट का। उस कमीशन का नाम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ओके, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो एक ऐसा कमीशन है जो गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट्स, उससे एसोसिएटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई पीएसयू,
ठीक है। तो गवर्नमेंट के अंदर आने वाले ये डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स और अपील्स को ये सुनते हैं। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इसलिए फॉर्म हुआ था। ओके, अब हम अपना वर्ड फाइल में चेक करते हैं। तो according to RTI Act 2005, any Indian citizen can seek information regarding functioning and ongoing programs of offices, public service undertakings, financial institutions, etc. under the government. Okay? अब यहाँ पे CIC का डिस्क्रिप्शन देखिए क्या दिया हुआ है। Central Information Commission is a statutory body constituted to look into complaints and appeals pertaining to offices, public sector undertakings, financial institutions, etc. under the government. Okay? तो CIC क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि बनाई गई है कंप्लेंट्स और अपील्स को सुनने के लिए, जो कि रिलेटेड हैं गवर्नमेंट के इन डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशन से। ओके, तो अब ये वर्ड आता है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बॉडीज दो टाइप की होती हैं, एक स्टैट्यूटरी बॉडी और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, तो स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जो पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास होने के माध्यम से जिसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया हो वो स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती है। जैसे कि हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है RTI एक्ट 2005 के अंडर, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के अंदर होता है, इस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में मेंशन्ड होता है और वो अपने पावर्स भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही ड्राइव करती हैं। ऐसी बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो SC कमीशन जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, तो ये हमें पता चल गया स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती हैं। ओके, अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें CIC या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन और इस्टेब्लिशमेंट हुआ है RTI एक्ट 2005 के अंडर सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग। ओके, और अगर हम बात करें किसी भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी RTI एक्ट 2005 के सेक्शन 15 के अंदर होता है। ओके, तो सेक्शन 12 हो गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए और सेक्शन 15 हो गया स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। ओके, ये चीज़ हम याद रखेंगे। ठीक है, ये चूँकि दो फैक्ट्स हैं और प्रीलिम्स ओरिएंटेशन में हमें फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, अगर अब हम बात करते हैं डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की, तो CIC जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो फॉर्म करी गई थी 12 अक्टूबर 2005 को। ओके, तो कोई भी कमीशन अगर होता है उसमें एक तो चेयरपर्सन होता है, ठीक है, साथ में कुछ मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कमीशन जो है उसका कंपोजिशन कैसा है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक तो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ओके, एक हो गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ठीक है, तो 1 CIC दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ठीक है, ये हो गया इंफॉर्मेशन कमीशन का कंपोजिशन। अगर हम बात करें जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, चीफ या फिर नॉर्मल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है, उनका अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंटली ये डिसीजन नहीं ले सकता कि
किसको अपॉइंट करना है। ओके, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिकमेंडेशंस फॉलो करता है एक कमेटी की। ओके, अब वो कमेटी कैसी होती है हम ये डिस्कस करते हैं। तो जिस कमेटी का रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट लेता है वो एक 3 मेंबर कमेटी होती है, जिसमें एक मेंबर होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरे मेंबर होते हैं ऐसे मिनिस्टर जिनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं, और तीसरा मेंबर होता है लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। ओके, तो इनको भी यहाँ पे कमेटी में इंक्लूड किया जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा को, जिससे ये चीज चेक हो सके कि कहीं ये कमेटी कोई बायस डिसीजन तो नहीं ले रही। मान लीजिए यहाँ पर ये नहीं होते, लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं होते, तो एक स्लाइट चांस था कि जो भी रिकमेंडेशन कमेटी करेगी वो हो सकता है कुछ बायस्ड डिसीजन ले ले, इसलिए लीडर ऑफ ओपोजिशन ऑफ लोकसभा को भी यहाँ पे इंक्लूडेड किया गया है, और ये है एक 3 मेंबर कमेटी। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर के, तो बहुत सारे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहते हैं, बड़े जनरल से क्राइटेरिया रहते हैं, इसलिए उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पता करना कि वो कौन से स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं जिसके कारण कोई इंडिविजुअल अनक्वालिफाइड होगा इन पोस्ट के लिए। ओके, तो वो क्राइटेरिया हैं अगर कोई इंडिविजुअल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है। ठीक है, अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, कोई ऐसी पोजीशन जिससे उसको या तो आर्थिक मदद मिल रही हो या कोई ऐसी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन जिससे उसको कुछ स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड हो रहा हो। ओके, अगर कोई पर्सन मान लीजिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पोस्ट के लिए। सिमिलरली अगर कोई इंडिविजुअल किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड है या फिर एमपी या एमएलए है, ठीक है, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इन पोस्ट्स के लिए, क्योंकि अगर वो इन पोस्ट पे आता है तो उसका जो भी डिसीजन है वो चांसेस है कि वो बायस्ड हो सकता है किसी एक पार्टी के लिए या किसी एक डिपार्टमेंट या किसी एक डायरेक्शन में वो बायसनेस उसकी हो सकती है, इसीलिए इन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अगर मैं बात करूं टेन्योर, सर्विस कंडीशन और सैलरी की, इन 3 चीज़ों की अगर मैं बात करता हूं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, तो ये तीनों चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ओके, 2019 तक क्या होता था कि इनका टेन्योर फिक्स होता था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर फिक्स होता था 2019 के पहले तक। इनका टेन्योर होता था 5 इयर्स या फिर 65 की एज, इन दोनों में से जो भी पहले हो वो उनका टेन्योर होता था। ठीक है, बट इन 2019 एन अमेंडमेंट वाज डन इन आरटीआई एक्ट, आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 के कारण अब जो टेन्योर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पे हो गया है, जिससे थोड़ा सा लोगों का डिससेटिस्फैक्शन भी आया था कि अगर आप टेन्योर, सर्विस कंडीशन और सैलरी तीनों चीज़ें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो फिर हो सकता है कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो कभी भी, उनको हमेशा ये डर रहेगा कि अगर हमने गवर्नमेंट के मन मुताबिक काम ना किया तो हो सकता है उन्हें हटा दिया जाए, इसलिए उनका हो सकता है डिसीजन जो है वो अनबायस्ड ना रह पाए। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन लोगों के दिमाग में आया था, बट आज की करंट सिचुएशन में अगर हम देखें तो टेन्योर, सर्विस कंडीशन और सैलरी तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ओके, now if we talk about reappointment of chief information commissioner and information commissioner, then chief information commissioner is ineligible for any further employment or any further appointments। ठीक है, और information commissioners can be appointed as chief information commissioners but they are ineligible for any other appointment। okay, तो जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो बन सकता है, बट उसके अलावा और कहीं उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती।
और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उसको कहीं भी फर्दर एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता। ओके, अब अगर हम बात करते हैं ओथ की, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, दोनों को ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर if president is not available at the moment, then president can appoint some other person also to administer the oath for central information commissioner and information commissioner. Okay, अब अगर हम बात करते हैं रेजिग्नेशन एंड रिमूवल की, तो उसका पावर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। अगर किसी मेंबर को, किसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिजाइन करना है, तो ही और शी कैन राइट a letter or resignation to addressing to the president of India, और जो रिमूवल है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेगा। ओके, अगर अब हम बात करें कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, कमीशन के पावर्स क्या हैं। ओके, सो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होल्ड्स पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट, एक सिविल कोर्ट के बराबर पावर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को दिए गए हैं। और अगर हम देखें तो नीति आयोग को छोड़ के जितने भी कमीशन मेंशन्ड है हमारी यूनिट 10 में, सभी के पास सिविल कोर्ट के पावर हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। और दूसरा अगर बात करूं, दे हैव पावर टू टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पावर है कि वह किसी भी टॉपिक पे एक स्वतः संज्ञान ले सके। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जब कोई टॉपिक या कोई भी कंप्लेंट के फॉर्म में या अपील के फॉर्म में ही कोई टॉपिक उनके पास आए तभी वो उस पर अपनी एडवाइस या डायरेक्शन दे पाए। दे कैन टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ एनी मैटर रिलेटेड टू देम एज वेल। ओके, इसके अलावा बहुत सारे जनरलाइज्ड पावर्स हैं जिनको मैं यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पार्ट। ओके, और अगर मैं बात करूं एनुअल रिपोर्ट की, तो कोई भी कमीशन होती है वो एनुअल या हाफ ईयरली बेसिस पे अपना एक रिपोर्ट कंपाइल करके या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ कमीशंस भेजती हैं, कुछ कमीशंस डायरेक्ट प्रेसिडेंट को भेजती हैं, कुछ गवर्नर को, जो स्टेट लेवल कमीशन होगी वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नर को भेजती हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन बन जाता है। जब हम 22 कमीशन पढ़ लेंगे तब हमें बड़ा कंफ्यूजन होगा कि कोई कमीशन प्रेसिडेंट को भेज रहा है, कोई दूसरा कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज रहा है। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो अगर हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें तो ये अपनी एनुअल रिपोर्ट भेजती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ओके, ना कि प्रेसिडेंट को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की नोडल एजेंसी क्या है, तो नोडल एजेंसी इंफॉर्मेशन कमीशन की है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, या फिर जिसको हम बोलते हैं कार्मिक मंत्रालय। ठीक है, तो कार्मिक मंत्रालय इनकी नोडल एजेंसी है। ओके, और ये चीज हम अभी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आरटीआई फाइल करेगा, उसके बाद 1 मंथ के अंदर रिप्लाई नॉर्मली मिलेगा। नहीं मिलता है तो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में आफ्टर 1 मंथ वो अपील करेगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो 3 महीनों के बाद आरटीआई फाइल करने के 3 महीने बाद तक अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन में सेकंड अपील दायर करेगा। ओके, तो ये हमने पूरा डिस्कशन कर लिया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रीलिम्स के एग्जाम का पार्ट है, इसलिए फैक्चुअल जो पॉइंट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस एग्जाम के लिए। ओके, तो अगर हम बात करें फर्स्ट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, तो फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, तो फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला जी। तो वजाहत हबीबुल्ला जो थे वो फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं करेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो वो हैं यशवंत कुमार सिन्हा जी। ओके,
जो कि 11वें CIC है। ठीक है, तो कुछ बुक्स में आप देखोगे तो आपको अभी भी विमल जुल्का जी मिलेंगे, विमल जुल्का जी, जो कि 10th चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे। अब यशवंत कुमार सिन्हा जी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट वुमेन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, तो वो हैं दीपक संधू जी। ओके, दीपक संधू फर्स्ट वुमेन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रही हैं। सेकंड वुमेन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थी? सुषमा सिंह। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट राइट टू इंफॉर्मेशन कौन था, तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था वो था स्वीडन में। ओके, और एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा कि आरटीआई एक्ट 2005 में जब आया तो क्या उसके पहले कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि जिसके बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं वो कोई इंडिविजुअल या सिटीजन ले पाए? तो ऐसा नहीं है। आरटीआई एक्ट के पहले एक और एक्ट था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, जिसके माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती थी। बट इसको और इन्हेंस करने के लिए फिर आरटीआई एक्ट 2005 पास किया गया था। ओके, तो अभी तक हमने जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन था उसको कवर कर लिया। ओके, तो देखिए नॉर्मली होता क्या है कि जब हम एक कमीशन पढ़ते हैं तो इट सीम्स वेरी इजी कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स ही थे। बट जब हम 22 कमीशन पढ़ेंगे तब एक पूरा खिचड़ी बन जाती है। ठीक है, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या थी। सबका अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट डेट होता है। ठीक है, सबके अलग अलग नोडल एजेंसी होंगी, सबके अलग अलग चेयरपर्सन होंगे, तो ये बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। ठीक है, टू सिंप्लीफाई दिस आई एम डूइंग वन थिंग, मैं जो भी कमीशन आपको पढ़ा रहा हूँ साथ ही साथ वो मैं एक एक्सेल में एक शॉर्टर वर्जन उसका अपलोड करते जा रहा हूँ। जैसे कि अभी हमने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पढ़ा, तो ये उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी केवल एक छोटे से टेबल के फॉर्म में हमने यहाँ पर स्टोर कर ली, और ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस एज वेल। तो प्रिंट आउट से आप उसको एक वन गो में बड़ी आसानी से याद रखने में आपको मदद मिलेगी। ओके, तो अभी तक हमने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में हमारा डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की। ओके, तो मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है या कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है वो भी आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर ही हुआ है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बट जिस प्रकार सेक्शन 12 के अंदर सीआईसी का गठन हुआ है, सेक्शन 15 या सेक्शन 15 के अंदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया गया है। ओके, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के रिगार्डिंग हमें सेक्शन 15 याद रखना है। ओके, अगर हम एस्टेब्लिशमेंट डेट की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट डेट ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वाज 12th of October 2005, सिमिलर टू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाली डेट। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो सिमिलर टू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जैसे वहाँ पे एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता था और नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते थे, सेम चीज़ यहाँ पर है। अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें, जैसे कि प्रेसिडेंट चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते थे, सिमिलरली जो गवर्नर रहेगा वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे। ओके, और इसके लिए गवर्नर जो है वो एक 3 मेंबर कमेटी के रिकमेंडेशन पे काम करेगा, जो कि 3 मेंबर्स कौन कौन से होंगे? 3 मेंबर होंगे। फर्स्ट मेंबर वुड बी सीएम ऑफ द स्टेट, तो चीफ मिनिस्टर पहले मेंबर हो गए। दूसरे मेंबर हो गए लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ विधानसभा। ठीक है, ये विधानसभा है, विधान मंडल नहीं है, क्योंकि कुछ स्टेट में विधान मंडल भी है बट उसके लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो एक तो हो गए चीफ मिनिस्टर, दूसरा हो गया लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ विधानसभा,
And third is any state minister nominated by the CM. ओके, तो थर्ड हो गए एनी मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय CM. तो ये 3 मेंबर हो गए जिनकी रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए गवर्नर अपॉइंटमेंट करेंगे स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं. जैसे कि हमने बात करी थी टेन्योर, सर्विस कंडीशन और सैलरी ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो डिसाइड कर रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट, अब यहाँ पे स्टेट लेवल पे टेन्योर, सर्विस कंडीशन और सैलरी ये तीनों चीजें डिसाइड करेंगी स्टेट गवर्नमेंट्स. ओके, अगर ओथ की बात करें तो ओथ दिलाएगा गवर्नर, या गवर्नर ये भी कर सकता है किसी और को अपॉइंट कर दे ओथ दिलाने के लिए. ठीक है, रेजिग्नेशन और रिमूवल भी गवर्नर के हाथ में ही रहेगा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का. ओके, अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट रिपोर्ट की, तो जिस प्रकार सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अपनी एनुअल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा था, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो हैं वो अपनी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देती हैं. ठीक है, ना कि गवर्नर को जो अपॉइंटमेंट करता है. ठीक है, अब फैक्चुअल पार्ट में अगर हम बात करें तो जो हमारे फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश जो थे वो थे TN श्रीवास्तव जी. ओके, तो जो मिस्टर TN श्रीवास्तव थे वो फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के. और अगर हम बात करें करंट चीफ इंफॉर्मेशन कौन है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, तो वो है अरविंद कुमार शुक्ला जी. ओके, तो यहाँ पे हमने जितना भी डिस्कशन था उसको पूरा कर लिया दोनों ही कमीशंस के रिगार्डिंग. और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा हमारा डिस्कशन. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो ऑफ माइन देन प्रेस अ लाइक बटन. इफ़ यू लाइक दिस इनिशिएटिव ऑफ माइन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and we will meet soon with the next video. Thank you.